प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की। बताइए, बाजार तो ठीक ठाक शुरुआत हुई है, आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आपकी तरफ से? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं मोमेंटम के साथ रहना चाहूंगा। आइशर मोटर्स में अगर हम देखें, एक बहुत दिनों के नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद एक हाई कन्विक्शन वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये करीबन 7,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 7,100 7,120 के बीच स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, करीबन 7,400 7,450 के लेवल्स के लिए। 7,400 7,450 के लेवल के लिए आयशर मोटर खरीदने की सलाह है। 7,120 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। स्वामी जी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। जैसे हमने पहले बात की कि बैंक्स मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ रुख करेगा। तो यूनियन बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। सो आई टेक यूनियन बैंक एक स्टार्टिंग ट्रेड के लिए। यूनियन बैंक में 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। इनफैक्ट इवन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे जो पीएसयू बैंक है उसमें भी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट है। यूनियन बैंक में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 148 के आसपास, और ऊपर में मेरे जो टारगेट्स है वो 160 के बैठेंगे। यूनियन बैंक और एचडीएफसी बैंक पसंद है, लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी की राय है। 160 का टारगेट, 148 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। गौरांग सर, फंडामेंटली कुछ आपकी टॉपिक, आपके कुछ पसंदीदा स्टॉक्स आज? तो विश्वमोहन जी, लंबी अवधि के लिए अभी हम बात कर रहे थे रक्षा क्षेत्र की अभिषेक के भाई के साथ, और आज थोड़ी बहुत गिरावट हम देख रहे हैं। मैं इसी क्षेत्र को पसंद करना चाहूंगा, और उसके कारण तो मैंने बता दिए हैं। तो सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, यहाँ पर हमने काफी लंबे समय से निवेश की राय दी थी, और हाल ही में हमने जो हमारे लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ साधे हैं। ये अनुमान लगाते हुए कि आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन होगा उसके चलते यहाँ पर लाभ होगा। एक साधारण सी गिरावट आज दिख रही है, गिरावट का लाभ उठा करके लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर आपको, और दूसरा क्षेत्र जो मुझे हमें अच्छा लगता है वो है वित्तीय क्षेत्र। पूरा बीएफएसआई सेगमेंट, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी। तो निजी क्षेत्र की बैंक की श्रेणी में एक छोटी मझौली बैंक है जिसने अपने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर छुआ था पिछले हफ्ते, वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। फेडरल बैंक और साथ ही बीईएल, आपकी तरफ से दो यहाँ पे टॉपिक आ गई है जो फंडामेंटल आधार पे इन्होंने दिया है। ये याद रखिएगा, ये टेक्निकल बेस पे नहीं है और सिर्फ आज के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए है। लेकिन गिरावट पे आपके लिए बीईएल में खरीदारी का मौका है, ये कहना है। और जो एचएएल में गिरावट आई है, वो गिरावट से हो सकता है कि चिंता यहाँ पर भी थोड़ी बनी हो, क्योंकि एचएएल आज खबर की वजह से रिएक्ट कर रहा है, 3% से ज़्यादा कमज़ोर है। जैसा हम आपको शो की शुरुआत में बता भी रहे थे कि दुबई एयर शो के दौरान जो तेजस क्रैश हुआ था उसका इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अभी भी को पता नहीं लगा है कि किस वजह से हुई है, कि किस गड़बड़ी की वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। एचएएल को लेकर एक टेक्निकल नज़रिया समझ लेते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए एचएएल पर आपकी राय क्या है? जी, अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो क्लियरली एक जो सपोर्ट रेंज है करीबन 4,400 की, वहां से उसी पे आज ऑलमोस्ट एक सपोर्ट करंटली दिया हुआ है। बट मैं कोई भी जल्दबाजी से निर्णय लेना नहीं चाहूंगा, मैं कंफर्टेबली वेट करूंगा। कम से कम 1-2 दिनों के लिए अगर प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आए तो मैं डेफिनेटली कोई एक्शन लूंगा। फिलहाल इतना डेफिनेटली कर सकते हैं कि अगर किसी के पास पोजीशन हो तो आपका एक पोर्टफोलियो बेस्ड जो स्टॉप लॉस होता है उसको आप करीबन 4,300 4,330 इस जोन में कंफर्टेबली रख सकते हो और पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग सेलिंग कोई भी सलाह नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए एचएएल यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल और एज वेल एज टेक्निकल व्यू। बट देखिए जी हाँ, आज आईटी काउंटर में ही सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। तमाम काउंटर्स में आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन है, चाहे वो दिग्गज इन्फोसिस हो, टेक एम हो, एचसीएल टेक, विप्रो, ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। ये 4 टॉप गेनर्स तो जी हाँ आपके सामने हैं। इसके अलावा आइशर मोटर्स हमारे एक्सपर्ट को भी पसंद आ रहा है। इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल आज 1% ऊपर है, और टीसीएस
नेगेटिव खबर होने के बावजूद अब देखिए मोतीलाल ओसवाल की जिस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे थे और रुपए का भी एक मूवमेंट जो है सपोर्टिव है। टीसीएस लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल होल्ड करता हुआ। अब इसी के साथ साथ जैसा गौरांग सर हाईलाइट किए थे, कुछ एक फार्मा काउंटर्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो आईटी और फार्मा जो है फिर से लाइमलाइट में आ जाता है। फार्मा स्पेस में भी कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने अपमूव बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में फिलहाल शामिल होता हुआ दिख रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट पे एक बार नज़र डालते हैं और यहाँ पर एनबीसीसी जो है ये काउंटर 4% की तेज़ी दिखा रहा है। तमाम इनको नए ऑर्डर विंस की खबर आई है। एक बार सौमेन आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। एनबीसीसी वॉलेटाइल काउंटर है, खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहता है, बड़ा 4% की तेज़ी क्या मायने रखती है? एनबीसीसी बहुत समय से एक रेंज में है। द रेंज इज बिटवीन 108 और ऊपर में 120। अब ये जो पूरी रेंज है मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगी। व्यू पॉजिटिव है डेफिनेटली। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज के सेशन में 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। एक ब्रेकआउट लेवल है 120 का। मुझे लगता है अगर 120 तोड़ता है तो मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छी रैली देखने मिलेगी टिल 130 135 तक। सो एक पोजिशनल व्यू लेकर एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है 40 डेली मूविंग एवरेज का, वो अराउंड 112 पे रखना है। वो 112 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेड में सजेस्ट नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। एनबीसीसी एक रेंज बाउंड है काउंटर, इसको ध्यान में ज़रूर रखते हैं। बट इसके अलावा आईटीआई, क्वेस्कॉर्प, ये कुछ और काउंटर्स हैं ब्रॉडर मार्केट स्पेस पे जिनकी आमतौर पे हम चर्चा नहीं करते हैं। बट आज ऐसे बाजार में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े रेंज बाउंड ज़रूर हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मजबूत भी हो रहे हैं। एक बार प्रशांत, आपकी राय आईटीआई और क्वेस्कॉर्प में, क्या इन दोनों में से कोई एक काउंटर फिलहाल पसंद आ रहा है? तो यहाँ अगर हम क्वेस्ट को हम देखें, यहाँ क्लियरली सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट पुल बैक को मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहूंगा और मेरे हिसाब से अवॉइड में कैटेगराइज होगा। अगर यहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो तो मेरे हिसाब से कम इसको 230 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। उसके बाद जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डे एवरेज प्लेस्ड है, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए टोटली अवॉइड होगा। ठीक है, क्वेस्कॉर्प को अवॉइड करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मेटल शेयर में थोड़ी रिकवरी आ रही है। हिंडाल्को का शेयर करीब ½ % ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो गिरावट थी मेटल इंडेक्स में वो काफ़ी स्टीप थी लास्ट वीक। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए सितंबर में और उसके बाद अक्टूबर में, नवंबर थोड़ा सा विपरीत जा रहा है। और एक चिंता ये भी है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, 100 के ऊपर का डॉलर इंडेक्स है और ये निश्चित तौर पर थोड़ा परेशान किया है इसने मेटल कंपनीज के निवेशकों को। आप कैसे देख रहे हैं जो हाल फिलहाल जो गिरावट आई है मेटल स्टॉक्स में, क्या वो अपॉर्चुनिटी है? और मेटल पैक में आपको कौन से शेयर सबसे अच्छे लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, धातु क्षेत्र पूर्ण तरीके से निर्भर होते हैं कुछ हद तक अभिषेक भाई, जो खबरें अमेरिका चाइना से आती है और विश्व भर में जिस तरीके से खपत की मांग होती है। फेरस नॉन फेरस दोनों ही धातु क्षेत्र में पसंद आता है और पसंदीदा बुनियादी दर के आधार पर राय निवेश के लिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को और एनएमडीसी, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर निवेश की राय है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा 18 स्वदेश के दर्शकों के, अगर आप आखिरकार मन बनाते हैं निवेश करने के लिए धातु क्षेत्र में, तो आपकी समय सीमा 2-2.5 साल हो तो ज्यादा पर्याप्त होगी। ठीक है, 2 से 2.5 साल की समय सीमा आपको लेकर चलनी पड़ेगी। मेटल में थोड़े सिक्लिकल होते हैं, समय थोड़ा सा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। गौरांग भाई, आपसे अलविदा लें। उसके पहले जरा एक बार बताइए कि इन्फोसिस में क्या बायबैक में शेयर टेंडर करने हैं? क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा है तो थोड़ा लालच आता है। क्या राय होगी आपकी? ये लालच ही तो हर चीज की बला होती है स्टॉक मार्केट में अभिषेक भाई। मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान वाले हो जाते हैं लालच में। 5वीं बायबैक है मेरे ख्याल से ये। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपने बुनियादी दर के आधार पर किसी कंपनी में निवेश किया है
तो बायबैक में शेयर देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने छोटी मध्यम अवधि में बायबैक को लेकर के कुछ रुपए कमा लूं, इस सोच से अगर आपने खरीदारी की है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छी सक्षम कंपनियों में आपको बायबैक को ध्यान में रखते हुए शेयर कंपनी को वापस देने चाहिए, और वो भी प्रोपोर्शनेट मात्रा में होता है अभिषेक भाई, कि कितने मूल्यांकन की बायबैक है और कितने लोगों ने शेयर बायबैक के लिए मुहैया कराया कंपनी। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर आपने कंपनी की स्ट्रेंथ को देखकर पैसे लगाए हैं, अगर बायबैक के अराउंड आपने स्ट्रेटजी बनाई है तब तो ठीक है, एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपने कंपनी की स्ट्रेंथ देखी है तो फिर आपको बायबैक में शेयर अपने टेंडर करने नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। इन्फोसिस को लेकर भी ये व्यू लागू होता है। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ हमारे सामने रखने के लिए।